तो फार हमने क्या पढ़ा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? बेसिक रूल्स है, स्टैंडर्ड है, जिस पे पूरा अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप किया गया है और स्टैब्लिश है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट करता है यूनिफॉर्म सेट, कंसिस्टेंट रूल्स एंड गाइडलाइंस जो हर कंपनी को फॉलो करना चाहिए, सो दैट हर कंपनी का इंफॉर्मेशन एक ही लेवल पे हो और हम उनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सके, अंडरस्टैंड कर सके और विच कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड और हमें किस कंपनी पे पैसे डालने चाहिए। देयर आर फ्यू फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेन मेड है, इट्स मेड बाय पीपल थ्रू द एक्सपीरियंस, बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है, बता दिया गया है, फॉलो करना है, बट अगर कंपनी चाहे तो दूसरे रूल्स भी फॉलो कर सकती है। द ओनली कंडीशन इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू। एंड लास्टली, all the rule accounting principles are generally accepted, हर जगह fully accepted है, normally it's get followed across all over the world. There are two types of accounting principles: अकाउंटिंग assumptions एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग assumptions में 11 पार्ट्स है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस में 3 पार्ट्स है। अभी हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions। फंडामेंटल का मतलब वो अकाउंटिंग assumptions जो हर कंपनी को, हर बिजनेस को फॉलो करना ही है, नो एक्सेप्शन। अगर कोई कंपनी अकाउंट्स बना रही है तो ये एक्सपेक्टेड है कि दे शुड फॉलो अकाउंटिंग assumptions, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions। फिर जब भी कोई कंपनी अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बनाती है तो ये अज्यूम किया जाता है कि दिस द कंपनीज आर फॉलोइंग दिस फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption। देयर आर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions जो हर कंपनी को फॉलो करना ही होगा। It is expected that every company should follow their three fundamental accounting assumptions। और अगर वो नहीं फॉलो कर रही है, अगर कोई कंपनी वो फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions फॉलो नहीं कर रही है, तो उनको अपने नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा कि हम ये फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है तो इट्स इम्प्लाइड, इट्स अंडरस्टैंडेबल कि कंपनी फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions फॉलो कर रही है। What are those fundamental accounting assumptions? First one is going concern। फर्स्ट बोलता है गोइंग कंसर्न है फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption। गोइंग कंसर्न का मतलब अंडर दिस business is expected to continue foreseeable future and there is no intention to close the business। गोइंग कंसर्न क्या बोलता है? business is expected to continue for foreseeable future and there is no intention to close the business। मतलब हमारा assumption है कि हमारा जो बिजनेस है वो चलता ही रहेगा और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है अपने बिजनेस को बेचने का और उसको बंद करने का। इसका क्या मतलब हुआ अकाउंट्स के अंडर में? हम जब भी अकाउंट्स में कोई एंट्री करते हैं तो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, जब हम जर्नल एंट्री का चैप्टर करेंगे। जब भी हम कोई एंट्री करते हैं तो हमारे एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, हम उसमें एस्टिमेट्स लगाते हैं जब भी हम कोई रिकॉर्ड अपने बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज करो कि मैं अकाउंटेंट हूँ एंड आई एम एन अकाउंटेंट ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी, ठीक है। अब जब मैं एंट्री रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने बुक्स में तो मेरा क्या एक्सपेक्टेशन होगा? मेरा यही मानना होगा कि हाँ, बिजनेस चलता रहेगा कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब मैं बिजनेस को देख रही हूँ एज एन अकाउंटेंट ही, जब मैं बिजनेस देख रही हूँ तो मेरे को लगता है ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसा कोई सिचुएशन प्रिवेल नहीं हो रहा है जिससे लगे कि ये बिजनेस को बंद करना पड़ेगा या बिजनेस को बेचना पड़ेगा। देयर इज नथिंग दैट शोकेस और दैट रिफ्लेक्ट कि कंपनी हैज टू शट डाउन द बिजनेस। कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं दिख रहा है, सिचुएशन नहीं दिख रहा है कि कंपनी अभी बंद होने वाली है या इन द नियर फ्यूचर में या 4-5 साल में कंपनी बंद होने वाली है। तो जब मैं एंट्री करूँगी तो मेरा एस्टिमेट क्या रहेगा कि कंपनी विल कंटिन्यू फॉर फोreseeable फ्यूचर। फोreseeable फ्यूचर मतलब
चलती ही रहेगी। तो मेरे पर्सपेक्टिव में कंपनी 10-15 साल आराम से चलेगी, कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं दिख रहा है कि बिज़नेस को क्लोज़ करना पड़ेगा। तो जब मैं अकाउंटिंग करूँगी, तो मैं यही असम्पशन लगाकर करूँगी कि ये जो बिज़नेस है, जिसका मैं अकाउंट्स कर रही हूँ, ट्रांज़ैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये कंटिन्यू बिज़नेस चलता रहेगा, बिज़नेस बंद नहीं होने वाला है और न ही बिज़नेस ओनर का इंटेंशन है कि इस बिज़नेस को मैं किसी को बेचूँगा। क्लियर हुआ? लेट्स टेक वन एग्जांपल। कंपनी है रिलायंस, ठीक है? रिलायंस कंपनी है, इसने परचेज़ किया एक ज़मीन। इसने परचेज़ कर लिया एक ज़मीन 50 लाख रुपए देकर। तो इसने परचेज़ किया लैंड एंड इस 50 लाख में डील फाइनल हो गई कि भाई 50 लाख देना है। तो हम बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेंगे कि हमने एक एसेट खरीदा है, उस एसेट को मैंने 50 लाख रुपए में खरीदा है। लैंड मेरा एसेट है। हम लैंड को बिकॉज़ मेरे को लैंड मिल रहा है, ठीक है? तो हम इसको जो हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे एंट्री ट्रांज़ैक्शन को वो 50 लाख में करेंगे क्योंकि मेरा जो डील साइन हुआ है वो 50 लाख में हुआ है। इसको कॉस्ट कांसेप्ट बोलते हैं। हम जितने में सामान खरीद रहे हैं उतने में ही इस सामान को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट कांसेप्ट। अभी हम थोड़ी देर में कॉस्ट कांसेप्ट पढ़ेंगे। नाउ जब अकाउंट्स में मैं रिकॉर्ड करूँगी, तो मैं इसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करूँगी जिस वैल्यू में मैंने इसको परचेज किया है। तो मैं 50 लाख में खरीदी हूँ, मैं 50 लाख में रिकॉर्ड कर ली। नाउ सपोज़ जब मैं ये लैंड को परचेज़ कर रही हूँ, जैसे मैं आज ही परचेज़ कर रही हूँ और लेट्स सपोज़ कि अभी मैं 2017 चल रहा है, जब मैंने इस लैंड को खरीदा है 50 लाख रुपए देकर, ठीक है? तो अब रिलायंस कंपनी को जब मैं बुक्स में रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि ये कंपनी चलने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल 10-15 इयर्स तो कंपनी आराम से चलती ही रहेगी। तो मैंने लैंड को 50 लाख में अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि मैंने 50 लाख इस लैंड के पे किए थे। भले ही ये हो सकता है मार्केट वैल्यू जो है इस लैंड की वो 60 लाख है। लेकिन मैंने इस लैंड को 50 लाख में खरीदा है तो मैं बुक्स में भी 50 लाख ही में रिकॉर्ड करूंगी। ये मेरी निगोशिएशन स्किल है कि मैंने 60 लाख की चीज को 50 लाख में खरीदा है। ऐसा नहीं होगा कि मैं बुक्स में जाकर 60 लाख में रिकॉर्ड करूंगी, नहीं। मैं बुक्स में जाकर 50 लाख में ही रिकॉर्ड करूंगी क्योंकि मैंने इस लैंड के 50 लाख रुपए दिए हैं। मेरे को मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो मैंने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया 50 लाख 2017 था, मैंने लैंड खरीदी 50 लाख रिकॉर्ड कर लिया, दो द मार्केट वैल्यू वाज़ 60 लाख। 1 साल बीत गया। अभी भी जब मैं बुक्स अकाउंट्स बना रही हूँ, मेरे को कोई कंडीशन ऐसे नहीं दिख रही है जिसमें मैं बोलूँ कि रिलायंस कंपनी बंद हो जाए। आराम से चल रहा है बिज़नेस, प्रॉफिट भी हो रहा है, हम लोग का आराम से काम चल रहा है और ये लैंड बुक में 50 लाख में खड़ा हुआ भी है, ठीक है? नाउ 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, सपोज़ करो लैंड की वैल्यू बढ़ गई, 80 लाख हो गई, 1 करोड़ हो गई, 100 लाख हो गई, 5 करोड़ हो गई। तो और ये भी हो सकता है कि लैंड की वैल्यू 50 लाख से 30 लाख हो गई। नाउ मेरे को कोई मतलब नहीं है कि लैंड की वैल्यू 50 लाख से 2 करोड़ हो गई, 5 लाख हो गई या 50 लाख से वो 30 लाख हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने लैंड क्यों खरीदा? मैंने लैंड खरीदा बिज़नेस करने के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचने के लिए। मेरा लैंड खरीदने बेचने का धंधा नहीं है। मैंने इसको अपने बिज़नेस करने के लिए खरीदा और मैं इसको अपने बिज़नेस के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है कि इसकी वैल्यू ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्योंकि मेरा इंटेंशन ही नहीं है इसको बेचने का। मैंने जब परचेज़ किया था तो मैंने सोच कर खड़ा था कि मेरे को इसको बिज़नेस के लिए यूज़ करना है। परचेज़ सेल के ट्रांज़ैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने किया ही नहीं था। तो मेरे को इसके मार्केट वैल्यू के ऊपर-नीचे होने से कोई मतलब नहीं है। मैं उसको अपने बिज़नेस में यूज़ कर रही हूँ, मेरा आराम से काम चल रहा है।
और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने अपने कंसेप्ट में लगाया है गोइंग कंसर्न। मेरा मानना है मेरा बिज़नेस आराम से चलेगा, फॉरसेएबल फ्यूचर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरा बेचने का इंटेंशन में है, ना ये बंद होने वाला है। मेरा एसेट बुक्स में उसी वैल्यू में रिकॉर्ड हुआ हुआ है जिस वैल्यू पे मैंने खरीदा था, एंड इट डज़न्ट मैटर व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यू, बिकॉज़ माय इंटेंशन वाज़ एट द टाइम ऑफ परचेज़ टू यूज़ इट फॉर द बिज़नेस पर्पज़, और वो अभी भी चल रहा है। अब एक बात बताओ, अगर हम अपना घर खरीदते हैं, मैंने अपने लिए घर खरीदा रहने के लिए, तो क्या मैं जिस घर को मैंने रहने के लिए खरीदा है, उस घर की वैल्यू जाकर मार्केट में रोज-रोज चेक करूँगी कि भाई ये घर कितने का है? अब घर का वैल्यू बढ़ा है, घटा है, मुझे क्या मतलब है? मेरे को कोई मतलब नहीं है कि वैल्यू बढ़े, घटे। मैंने तो घर रहने के लिए खरीदा था, घर को रहने के लिए यूज़ कर रही हूँ। कम से कम 10-15 साल आराम से चलेगा। मुझे पता है कि मेरा ये घर जो मैंने खरीदा है, भाई 10-15 साल चलेगा। मेरे को बार-बार इसकी वैल्यू मार्केट में जाकर चेक नहीं करनी है, ठीक है? तो एक बार जब हमने यहाँ पर लैंड खरीद लिया है, तो उसको उसी वैल्यू में रिकॉर्ड करेंगे जिस वैल्यू में मैंने उसको परचेज़ किया था, जिस वैल्यू जो पेमेंट मैंने उस वैल्यू उस समय लैंड की थी, और मैं उसको अपने बिज़नेस में प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रही हूँ। दैट इज़ कॉल्ड गोइंग कंसर्न assumption. Look another example. Suppose there is a machinery purchased by Reliance. तो एक मशीन है रिलायंस लिमिटेड ने परचेज की, और इस मशीन की वैल्यू दी, इसके लिए पेमेंट किया 10 lakhs का। जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं ना, उसकी लाइफ होती है 5 years, 7 years, 10 years। लैंड की कोई लाइफ नहीं होती है, बट डिसाइड लैंड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, लैपटॉप, मोबाइल, सारे एसेट की एक लाइफ होती है। तो नाउ लेट सपोज मशीन की जो लाइफ है, जो हमने यहाँ पर ये मशीन खरीदा है, इसकी लाइफ है 5 साल। मतलब कि जो ये जो मशीन मैंने 10 lakhs में खरीदी है, ये 5 साल ही मेरे को चलने वाली है। इसके आगे ये मशीन नहीं चल सकती है। विच मीन्स कि आफ्टर 5 years इस मशीन की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि मशीन की लाइफ 5 years है, और 5 years के बाद मेरे को इस मशीन की वैल्यू नील हो जाएगी। इसका मतलब है मेरे को इस मशीन की जो वैल्यू है हर साल 2 लाख से कम होती जाए। अकाउंट्स में मैंने अभी आपको डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट नहीं पढ़ाया है, बाद में बताऊंगी। अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन होता है। तो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि हर साल मेरे एसेट की वैल्यू कम होती जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे एसेट की वैल्यू कैसे कम होती है, जब हम कोई एसेट को हर साल यूज करते जाते हैं कंटिन्यूअसली, जब हम उसको यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। टेक योर एग्जाम्पल, सपोज आपने एक लैपटॉप खरीदा और आपने उस लैपटॉप के लिए 1 लाख रुपए का पेमेंट किया। आज आपने लैपटॉप खरीद लिया, 1 साल के बाद क्या लैपटॉप की वैल्यू 1 लाख रुपए ही रहेगी जितना आज आपने पेमेंट किया है? नहीं, उसकी वैल्यू हो सकता है 75,000 हो जाए, 70,000 हो जाए। कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, प्रोडक्ट अपग्रेड हो जाता है, तो उस लैपटॉप की वैल्यू 1 साल के बाद कम हो जाती। सिमिलरली मशीन में यहाँ पर हमने 10 लाख रुपए डाले हैं, उसकी वैल्यू 5 साल है, हर साल उसकी वैल्यू 2 लाख से कम होती जाएगी। हम उसको हर साल यूज करते जाते हैं तो वो चीज पुरानी होती जाती है। नाउ आप पूछोगे कि इसमें गोइंग कंसर्न का क्या रूल अप्लाई हुआ, इसमें गोइंग कंसर्न से क्या लिंक है इसका? तो देखो, जब मैंने मशीन परचेज की थी तो क्या हुआ था, मेरे को बताया बताया गया कि इस मशीन की लाइफ 5 साल है। मतलब हर साल 2 लाख से इस मशीन की वैल्यू कम होने वाली है। मैंने अकाउंटिंग में क्या सोचकर करी, मैंने अकाउंट्स ये सोचकर करा कि ये जो मशीन मैंने 10 लाख का खरीदा है ये 5 साल चलने वाला है, क्योंकि मशीन की लाइफ 5 साल है। इसका मतलब है मुझे हर साल 2 लाख से मेरा वैल्यू मशीन का कम होगा, अकॉर्डिंग टू द लाइफ ऑफ द मशीन, लाइफ ऑफ द मशीनरी। मैंने मशीन की लाइफ के बेसिस पे ये डिसीजन लिया कि हर साल मेरा 2 लाख रुपए से मशीन की वैल्यू कम होगी, क्योंकि मशीन की लाइफ 5 साल है। मैंने बिजनेस की लाइफ को नहीं सोचा है। बिजनेस तो मेरे लिए गोइंग कंसर्न ही अप्लाई है कि वो फॉरसेबल फ्यूचर चलने वाला है। यहाँ पर हम बिजनेस का अजम्पशन वही लगा रहे हैं, बिजनेस मेरा
आगे चलता रहेगा 10-15 साल, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जब मैं अकाउंट्स कर रही हूँ तो मैं मशीन की लाइफ को सोचकर अपने बुक्स में एंट्री कर रही हूँ। बिजनेस का तो मेरा वही अजम्पशन है कि बिजनेस मेरा कंटिन्यू है, फॉरसेबल फ्यूचर में चल रहा है। तो जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हम यही सोचकर बिजनेस करते हैं, हम यही सोचकर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं कि मेरा बिजनेस फॉरसेबल फ्यूचर कंटिन्यू चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है बिजनेस को क्लोज करने का या अपने बिजनेस को बेचने का, मेरा ये बिजनेस आराम से चलेगा। 99.9% कंपनी जो है ना, ये गोइंग कंसर्न का अजम्पशन फॉलो करती है। और अगर किसी कंपनी ने अपने नोट्स टू अकाउंट्स में ये लिख दिया कि हम गोइंग कंसर्न का अजम्पशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है वो कंपनी 1-2 साल में बंद होने वाली है। नाउ यू विल थिंक कि ऐसा भी होता है क्या, कंपनी बंद होती है? यस, कंपनी बंद होती है। उसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगी। बट अगर कोई भी कंपनी गोइंग कंसर्न का अजम्पशन नहीं फॉलो कर रही है, तो उसको अपने नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा कि वो गोइंग कंसर्न का अजम्पशन फॉलो नहीं कर रही है। और अगर किसी कंपनी ने ये लिख दिया, तो वो इंडिकेट करता है कि ये कंपनी का जो बिजनेस है वो 1-2 साल में बंद हो जाएगा। It's going to either sell off the business or it's going to close down. Let's take the example. क्या कोई कंपनी बंद भी होती है? हाँ, होती है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज कोडक कंपनी। बहुत पहले कोडक कंपनी थी। ये कैमरा सेल करती थी, प्रोडक्ट फोटो खींच रही थी, रील वाला कैमरा होता था, उससे फोटो लेती थी और ये बहुत चलता था। बहुत ज्यादा, मतलब आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे तो वो आपको बता पाएंगे कि ये कंपनी थी। लेकिन अब ये कंपनी बंद हो चुकी है। ठीक है। तो इसका काम था, ये रील वाला कैमरा आता था और पहले वो बहुत चलता था, हम लोग उससे फोटो वोटो बहुत लेते थे, लेकिन स्लोली धीरे फिर वो कंपनी बंद हो गई। नाउ लेट्स टेक इन 2003, आई वुड से ये कंपनी आराम से चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बहुत चलता था, बहुत सेल होता था। ठीक है। 2004 में भी ये बहुत चल रही थी। देयर वाज नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा चल रहा था, इसके बहुत सारे शॉप्स थे, आराम से सेल हो रही थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था कि कंपनी बंद होगी। नाउ 2005 आया। बाय 2005 इंडिया में मोबाइल का पेनिट्रेशन हो गया था। मोबाइल आ गया, नोकिया आ गया, आईफोन आ गया। अब लोग मोबाइल यूज करने लगे, लोगों के हाथों में कैमरा होने लगा, क्योंकि आईफोन का, नोकिया का और जो भी मोबाइल कंपनी थी, उनके कैमरे की क्वालिटी बहुत बढ़िया थी। तो कौन जाएगा अब कोडक कंपनी में वो रील वाला कैमरा में फोटो खिंचाने के लिए? अब लोगों के हाथों में ही कैमरा होने लगा और विद गुड क्वालिटी। नाउ 2005 में इस कंपनी को लगा कि भाई कैमरा आ गया है, लोग अब कैमरा यूज करने लगे, कैमरे में इतने सारे फीचर्स हो गए हैं, उससे फोटो की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होती है। तो ये कंपनी को कहीं ना कहीं फील हो गया था कि अब मेरा बिजनेस धीरे धीरे बंद हो जाएगा, क्योंकि इसके सेल्स डिप होने लगे थे, इसके कस्टमर्स जाने लगे थे और इनको दिख रहा था कि कैसे मोबाइल कंपनी आकर लोगों को कैमरा उनके हाथों में दे दिया है। तो ये कंपनी ने जब अपने 2005 में अकाउंट्स बनाए होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होंगे, तो इन्होंने लिख दिया होगा नोट्स टू अकाउंट्स में कि वी आर नॉट फॉलोइंग गोइंग कंसर्न अजम्पशन। जैसे ही उन्होंने वो लिख दिया, इसका मतलब हो गया कि वो ये बताना चाहते हैं कि हमें लग रहा है कि अब मेरा जो प्रोडक्ट है मार्केट में नहीं चलेगा, मेरे सेल्स बहुत डाउन हो गए हैं और मैंने कोई टेक्नोलॉजी या कुछ नया इन्वेंशन भी नहीं किया है, तो मेरा कैमरा कोई लेता नहीं है। दस इट मे हैपन कि मेरे को अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। मे बी इन नेक्स्ट 2 to 3 years आई हैव टू शट डाउन माई बिजनेस, आई हैव टू क्लोज माई बिजनेस, सो आई एम नॉट फॉलोइंग
this going concern assumption while preparing the books of accounts. Thus, all the company has to follow going concern assumption, और अगर कोई कंपनी गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करती है, उनके परफॉर्मेंस कार्ड में लिखा होगा, उनको लिखना पड़ेगा कि हम ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। द नेक्स्ट फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption जो हर कंपनी फॉलो करती है, वो है कंसिस्टेंसी assumption. It is expected that every company should follow consistency assumption. So, what is consistency assumption? As per this, accounting principle once followed or adopted is expected to be applied consistently over year after year. कंसिस्टेंसी assumption का मतलब है कि अगर एक बार आपने कोई भी अकाउंटिंग रूल फॉलो कर लिया, अगर आपने एक बार कोई भी अकाउंटिंग रूल अप्लाई कर लिया, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप वही रूल, वही प्रिंसिपल फॉलो करते रहो। हर साल अपने रूल को, अपने प्रिंसिपल को चेंज मत करो। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज देयर आर टू ऑप्शंस। ऑप्शन ऑप्शन है, एक ऑप्शन है एंड यहाँ दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। दे आर टू ऑप्शंस, और कंपनी के पास है राइट कि वो डिसाइड कर ले कि उसको ऑप्शन वन फॉलो करना है या उसको ऑप्शन टू फॉलो करना है। वो दोनों ऑप्शन फॉलो कर सकते हैं, दोनों सही है। कंपनी को अपने डिसाइड करना है कंपनी क्या फॉलो करना चाहती है। नाउ लेट्स सपोज टीसीएस है, वो अपने अकाउंट्स बना रही है। अब टीसीएस जब अपने अकाउंट्स बनाती है, उसके पास बहुत सारी चीजें होती है हैंडल करने के लिए। जीएसटी होगा, एक्साइज ड्यूटी होगा, फॉरेक्स एक्सचेंज होगा, तो दे आर डीलिंग विथ ऑल दोज थिंग्स। जब वो अपने अकाउंट्स बना रही है, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो ऑप्शन वन अप्लाई करे या ऑप्शन टू अप्लाई करे, उस पर डिपेंड करता है। इट इज परफेक्टली ओके अगर वो ऑप्शन वन अप्लाई करती है, और अगर वो ऑप्शन टू से भी बनाती है तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अगर कंपनी ने फर्स्ट ईयर में ऑप्शन वन चूज कर लिया है, तो उसको ऑप्शन वन में ही अपना अकाउंट्स हर साल बनाना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो फर्स्ट ईयर ऑप्शन वन ली और सेकेंड ईयर में वो ऑप्शन टू यूज कर लेती है। नहीं, वो ऑप्शन टू नहीं यूज कर सकती है। वो अपना उसको ऑप्शन वन ही फॉलो करना है। आप बोलोगे कि लॉ ने दोनों ऑप्शन देकर रखे हैं, ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू। मेरी मर्जी है, मैं कंपनी हूँ, मैं क्या फॉलो करना चाहती हूँ, आई शुड टेक माई ओन डिसीजन। और लॉ के पर्सपेक्टिव में दोनों लीगल है। यू आर 100% करेक्ट कि लॉ ने बोला है कि दो ऑप्शन है, आपकी मर्जी, आप चूज करो, हमें कोई मतलब नहीं है। एंड यू आर फ्री टू चूज एनी ऑप्शन। नाउ जस्ट थिंक कि आपके पास दो ऑप्शन थे, आप फर्स्ट ईयर में गए, फर्स्ट ईयर में जब आप फर्स्ट टाइम बना रहे थे, इन रूल्स में आपने ऑप्शन वन ले लिया। सेकेंड ईयर में गए, आपको अच्छा नहीं लगा ऑप्शन वन, आपने बोला भाई मैं तो ऑप्शन टू ले लेता हूँ। थर्ड ईयर में गए, आपने बोला हाँ 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 चल ऑप्शन टू ठीक लगा था लास्ट ईयर, यही ले लेते हैं। फोर्थ ईयर में चले गए, यहाँ आए, आपने बोला भाई मैं ऑप्शन वन फॉलो कर लेता हूँ। मतलब ये क्या हो रहा है? एक साल ऑप्शन वन कर रहे हैं, मतलब जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि लॉ ने तो मुझे बोल कर रखा है। हाँ, ये बात सही है, लॉ ने लॉ बनाकर रखा है। आप कैसे भी अपने बुक्स बना सकते हो, और आप इन ऑप्शन से बना रहे हो तो आप सही बना रहे हो, कोई गलती नहीं है। जस्ट थिंक फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव। जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है या इन्वेस्ट करके रखा है, अगर वो आपके परफॉर्मेंस को कंपेयर करना चाहेगा प्रीवियस ईयर के साथ, तो क्या कंपेयर करेगा? वो बोलेगा मैं यहाँ क्या कंपेयर करूँ? उसको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि एक साल मैंने ऑप्शन वन फॉलो किया, एक साल मैंने ऑप्शन टू फॉलो किया। इट्स डिफिकल्ट। यहाँ पर वो क्या कंपेयर करेगा? इट्स नॉट पॉसिबल। इसके लिए फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव, जो आपके इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट विद द
rule what we are following while preparing the books of account. Now let's take one more example. मैं आपके पर्सपेक्टिव में एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज 10th स्टैंडर्ड में आपने एग्जाम पास किया तो आपके 85% मार्क्स आए, और 12th स्टैंडर्ड में आपने एग्जाम पास किया तो आपके 90% मार्क्स आए. अब आप बताओ, अगर यहाँ पर कोई भी, या अगर आप खुद भी अपना परफॉर्मेंस कंपेयर करोगे तो आप क्या बोलोगे कि भाई मैंने 10th में 85% लाए थे, 12 में तो 90% ले आए हूँ. 10th अच्छा लगेगा. बाय द वे, आई डोंट बिलीव इन कंपैरिजन, बट मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया है. ठीक है. सो नाउ हम ये बोलेंगे कि भाई 10th में मेरे 85% आए और 12 में 90% आए हैं, तो भाई 12 में मेरे बहुत अच्छे आए हैं. ठीक है. और 10 से मेरे ज्यादा भी आए हैं. नाउ लेट्स सपोज कि 10th स्टैंडर्ड आपने सीबीएसई बोर्ड से दिया था और 12th स्टैंडर्ड आपने आईसीएसई बोर्ड से दिया था. नाउ एंड वन मोर थिंग वी कैन ऐड हियर. सीबीएसई बोर्ड में 10th में जब आपने एग्जाम दिया था तो यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स आए थे 86%, और 12th में जब आपने आईसीएसई बोर्ड दिया तो यहाँ हाईएस्ट मार्क्स आए थे 98%. दे आर टू थिंग्स. आप यहाँ पर 10 टू 12 में अपनी परफॉर्मेंस कंपेयर नहीं कर सकते हो. क्यों नहीं कंपेयर कर सकते हो? बिकॉज दोनों बोर्ड डिफरेंट है. आप सीबीएसई का परफॉर्मेंस आईसीएसई से कंपेयर कर ही नहीं सकते हो, सिलेबस डिफरेंट है. अगर आपको अपना परफॉर्मेंस कंपेयर करना ही था बिटवीन 10 एंड 12, तो आपका बोर्ड कंसिस्टेंट होना चाहिए था. दोनों बोर्ड, दोनों स्टैंडर्ड में, 10th और 12 में, तब आप अपना परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते थे. सेकेंड पॉइंट, अभी अगर आपको कोई पूछेगा कि आपने कैसा परफॉर्म किया, तो ऑब्वियसली 10th में आप 85% लाए, वहां पर हाईएस्ट मार्क्स था 86%. 86% में आप 85% लेकर आए, पेपर बहुत टफ आया था, देन योर परफॉर्मेंस वाज क्वाइट गुड. 12th स्टैंडर्ड में 98% हाईएस्ट है, आप 90% ही लाए हो. अगर अब मैं आपको कंपैरिजन करूं, दो कंपैरिजन होना नहीं चाहिए क्योंकि दोनों बोर्ड ही डिफरेंट है तो सिलेबस डिफरेंट होते हैं. योर 10th स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड. इसके लिए हमें कंसिस्टेंट होना जरूरी है. वी हैव टू फॉलो सेम रूल, सेम प्रिंसिपल एवरी ईयर, सो दैट वी विल एबल टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ओवर द years or between 2 years. नाउ अगर मैं अब अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव में बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट अकाउंट्स, वहां पर डेप्रिसिएशन के ना डिफरेंट मेथड्स होते हैं. अभी मैंने आपको डेप्रिसिएशन एक्सप्लेन नहीं किया है, बट डेप्रिसिएशन में कितने मेथड होते हैं नहीं बताया है. डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हर साल मेरे एसेट की वैल्यू कम होती जाती है. हमने अभी अभी गोइंग कंसर्न में पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू मेरी हर साल कम होती जाती है अकॉर्डिंग टू द लाइफ ऑफ द एसेट. सो एग्जाम्पल पे, अगर मैंने एक लैपटॉप परचेस किया जो मेरा 1 लाख का था, और आज मैं 1 साल इस लैपटॉप को यूज करी, अगले साल इसी लैपटॉप की कीमत मार्केट में मेरे को 70,000 मिल रही है. नाउ इसका मतलब है इसकी वैल्यू 30,000 कम हो गई है. तो ये जो 30,000 कम हो गई है ना, इसको ही डेप्रिसिएशन बोलते हैं. दे आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन. अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लो, दे आर टू मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन: रिटन डाउन वैल्यू एंड स्ट्रेट लाइन मेथड. ठीक है. नाउ अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट किया है तो आपको स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के टाइम पर. और अगर आपने रिटन डाउन वैल्यू अडॉप्ट किया है तो आपको डब्ल्यू ही फॉलो करना है. ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 1 साल एसएलएम फॉलो करोगे, सेकेंड ईयर सोचोगे डब्ल्यू कर लूँ, थर्ड ईयर चलो एसएलएम कर लेते हैं, फोर्थ ईयर में हम बोलते चलो डब्ल्यू कर ले. नहीं, ऐसा नहीं करना है. अगर फर्स्ट ईयर हम एसएलएम यूज कर रहे हैं फॉर पर्टिकुलर एसेट जिसको हमने परचेस किया है, हमको वही मेथड कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है ईयर आफ्टर ईयर. और सिमिलरली अगर हम डब्ल्यू
डब्ल्यू फॉलो कर रहे हैं तो हमको डब्ल्यू ही अप्लाई करना है। वी कांट चेंज द मेथड बिटवीन द ईयर्स कि आप भी मेरा इस साल ये एक्स एसएलएम का मन है तो मैं इस साल एसएलएम फॉलो कर लेता हूँ, इस साल डब्ल्यूडीवी मन है तो मैं डब्ल्यूडीवी फॉलो करना नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि दोनों में रिजल्ट अलग आते हैं। क्योंकि अगर हम डिफरेंट मेथड फॉलो करेंगे तो हमारे रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। अगर एक ही फॉलो करते हैं तो इन्वेस्टर के लिए अच्छा रहेगा। इन्वेस्टर को समझ में आएगी कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, वो आपके परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकेंगे and they will able to take the right decision. Thus we need to ensure that we are following the same principle consistently year after year. कंसिस्टेंसी अजम्पशन बहुत क्लियरली बोल रहा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल वंस फॉलोड, एक बार फॉलो करने लगे हो या अडॉप्ट कर लिए हैं, इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, अप्लाई करें हम कंसिस्टेंटली over year after year. Now let's take one more situation. We are talking about कि WDV written down value straight line method है, और एज अ कंपनी मैं अपना बुक्स बनाने के वक्त स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करती हूँ। आई एम वेरी पर्टिकुलर, आई नो अबाउट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो मैंने ईयर 1 में अपना एसएलएम फॉलो किया। ईयर 2 में भी जब मैंने अपने बुक्स बनाए तो मैंने एसएलएम फॉलो किया। अब मैं ईयर 3 में हूँ और एक लॉ पास हो गया है जिसमें ये बोला गया है कि अब मैं एसएलएम फॉलो नहीं कर सकती हूँ। मतलब रूल निकाल दिया है लॉ ने कि जो जो कंपनी एसएलएम फॉलो कर रही है अब वो एसएलएम फॉलो नहीं कर सकती है। इसका मतलब इसका मतलब कि लॉ ने बोला है कि मैंने एसएलएम मेथड को वाइप आउट कर दिया है, हटा दिया है। अब आपके पास एक ही मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू, और हर कंपनी को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही फॉलो करना है। नाउ मैं क्या करूंगी एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर? क्या मैं ये बोलूंगी कि भाई मेरे को तो कंसिस्टेंसी फॉलो करना है तो मैं तो एसएलएम ही फॉलो करूंगी? बिल्कुल नहीं। लॉ ने बोला है कि अब एसएलएम फॉलो ही नहीं कर सकते हैं, आपको डब्ल्यूडीवी फॉलो करना है, हर कंपनी को डब्ल्यूडीवी फॉलो करना है। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मैं एसएलएम नहीं फॉलो कर सकती हूँ, मैं डब्ल्यूडीवी में मूव हो जाऊंगी, मैं लॉ के अगेंस्ट नहीं जाऊंगी। दो इट्स गोइंग, आई एम चेंजिंग माई मेथड बिकॉज ऑफ द लॉ। लॉ के कारण, लॉ ने रूल पास किया उसके कारण मैं अपना मेथड चेंज कर रही हूँ। अब एसएलएम लीगली नहीं रहा तो मैं उसको फॉलो कैसे कर सकती हूँ? जब मैंने ईयर 1 में फॉलो किया तो स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड दोनों लीगल था, ईयर 2 में भी दोनों लीगल था। ईयर 3 में एसएलएम को लॉ ने हटा ही दिया कि अब आप फॉलो ही नहीं कर सकते। तो मैं अब एसएलएम नहीं फॉलो कर सकती हूँ, मेरे को डब्ल्यूडीवी फॉलो करना है बिकॉज आई नीड टू बी कंप्लाइंट विद द लॉ। अंडरस्टूड? तो अगर लॉ कोई चीज, कुछ लॉ पास हो गया है, कोई नियम लॉ ने बोला है कि हमें फॉलो करना है, या उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स लाए हैं, तो हमें उस लॉ को फॉलो करना है। Now let's look into the exceptions when it's allowed to change the method or accounting principle while preparing the books of accounts. Exceptions when law require, that is to be compliant with the law. तो अगर लॉ ने कुछ बोल दिया है तो मैं अगर उसके कारण अपना मेथड चेंज कर सकती हूँ। सेकेंड, to bring the books in accordance with the
issued accounting standard. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है वो सब आप एडवांस में पढ़ोगे, और वैसे भी मैं बाद में कवर करूंगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द स्टूडेंट हु आर परस्यूइंग हायर स्टडीज। बट यस, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार अगर सीए इंस्टीट्यूट ने कोई रूल पास कर दिया है, तो हम उस स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए अपने बुक्स में चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाइन करना चाहती हूँ। Thirdly, I can change the method to depict the better picture of my financial performance. Now, आप बोलोगे पहला वाला तो समझ में आ गया कि लॉ ने बोला है मेरे को लॉ को फॉलो करना है। सेकंड भी समझ में आ गया कि भाई चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हैं, और मैं उनको फॉलो करने के कंप्लाइंट में अपने रूल्स चेंज कर सकती हूँ। थर्डली, टू डिपिक्ट द बेटर पिक्चर ऑफ माय फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं मेथड इसलिए चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है अगर मैंने मेथड चेंज किया तो मैं अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का बेटर पिक्चर लोगों से शेयर कर सकती हूँ, स्टेक होल्डर से शेयर कर सकती हूँ, और उससे उनको फायदा होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज आई एम फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड, मैं एसएलएम फॉलो कर रही हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ, नंबर ऑफ इयर्स से। देन आफ्टर नाउ सडनली आई रियलाइज कि इस मेथड के कारण ना मैं ना अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है ना एक्यूरेटली नहीं दिखा पा रही हूँ, मेरे बिजनेस का परफॉर्मेंस ना ठीक से इस मेथड में नहीं आ रहा है। समवेयर जो परफॉर्मेंस मेरा हो दिखना चाहिए स्टेक होल्डर्स को, वो इसमें नहीं आ रहा है। उसके बदले में अगर मैं डब्ल्यू फॉलो करती तो मेरा परफॉर्मेंस बहुत रियलिस्टिक होता, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखता। दो मैं एसएलएम फॉलो कर रही हूँ, वो लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब मेरे को लग रहा है, सपोज आफ्टर 5 इयर्स आई एम रियलाइजिंग कि मेरे को एसएलएम नहीं फॉलो करना चाहिए, मेरे को डब्ल्यू फॉलो करना चाहिए, ताकि मैं जो लोगों को बताना चाहती हूँ ना वो डब्ल्यू में बहुत अच्छे से दिखेगा, बहुत अच्छे से मैं बता पाऊंगी। I will a better performance result through written down value. Both the methods are legal and it is perfectly okay to follow any one of the method. But मेरे को लग रहा है कि मेरे को WDV अप्लाई करना चाहिए अपने बिजनेस में। Is it okay to change the method? Yes, there is a complete freedom to change the method. मैं एसएलएम फॉलो कर रही हूँ, 5 साल से फॉलो कर रही थी, अब मेरे को लग रहा है मेरे को डब्ल्यूडीवी फॉलो करना चाहिए, सो दैट मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रियलिस्टिक दिखेगा और मैं जो बताना चाहती हूँ वो बता पाऊंगी। तो यस, आई एम फ्री टू चेंज माय मेथड, माय अकाउंटिंग मेथड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड टू डब्ल्यूडीवी। सपोज मैंने चेंज कर दिया, अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बना लिया डब्ल्यूडीवी से। अब ऑडिटर्स आते हैं, वो मेरे से पूछेंगे आप तो 5 साल से एसएलएम फॉलो कर रहे थे, सडनली आपने डब्ल्यूडीवी में क्यों चेंज किया? तो मैं अब उनको एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने डब्ल्यूडीवी में क्यों चेंज किया, मेरे को क्यों लगता है कि मैं डब्ल्यूडीवी फॉलो करूं, एंड देन व्हेन आई एक्सप्लेन देम कि मेरे को लगता है मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डब्ल्यूडीवी फॉलो करके बहुत बेटर दिखेगा, मैं जो बताना चाहती हूँ वो इस मेथड के थ्रू कम्युनिकेट कर सकती हूँ, उनको कन्विंस करती हूँ, तो उनको भी लगेगा हाँ, मेक सेंस, लॉजिकल रीजनिंग दिया है, उनको समझ में आ गया है, तो वो भी इस बात को अग्री कर देंगे एंड वी बोथ विल बी गुड। तो इट इज नॉट नेसेसरी टू फॉलो वन रूल एवरी ईयर, देयर आर एक्सेप्शंस। हम चेंज कर सकते हैं, कब चेंज कर सकते हैं? जब लॉ बोलता है, जब कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड होता है, और जब मेरे को लगता है कि आई विल able to depict my performance in a better manner, then I will change my method.
नाउ वन थिंग वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज कर दिया, इट्स ओके टू चेंज, बट उसका अफेक्ट हमें अपने बुक्स में डिस्क्लोज करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अभी हम किसके बारे में ज्यादा नहीं बात करेंगे, बट आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू क्विकली। जब हम एसएलएम फॉलो कर रहे हैं, 5 साल से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, हमारा एक प्रॉफिट आता है। नाउ वी आर मूविंग टू डब्ल्यू। तो लेट्स सपोज, जब मैंने अपने इस साल का पीएनएल बनाया, मैंने डब्ल्यू फॉलो किया और मेरा प्रॉफिट आया 1 करोड़। वहीं अगर मैं एसएलएम फॉलो करती तो मेरा प्रॉफिट आता 2 करोड़। दो मेरा प्रॉफिट कम हुआ है, बट आई हैव टू डिस्क्लोज कि मेरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज हुआ है। मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्ट्रेट लाइन से डब्ल्यू में मूव हुई हूँ, उसके कारण मेरा प्रॉफिट जो है 1 करोड़ से कम हुआ है। ये हमें अपने नोट्स टू अकाउंट्स में, अपने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना होगा, सो दैट एवरी यूजर शुड अंडरस्टैंड कि मैंने क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज किया है और उसके चेंज से मेरे बुक्स में क्या अफेक्ट आया है। क्लियर हुआ आप लोग को? आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और आपको समझ में आ रहा है। सो फॉर नाउ हमने क्या क्या कवर किया है? हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस में दो टॉपिक कवर कर लिए हैं। पहला था हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन, जहां पर हमने पढ़ा कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोर्सेबल फ्यूचर एंड आई डोंट इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। सेकेंड मेरा कंसिस्टेंसी अजम्पशन है, जहां पर बोला। Now let's move to the third one, the most important concept, accrual concept. Accrual concept क्या बोलता है? As per accrual concept, transactions are recorded in the books when it is entered and not when settlement is done. Accrual means recognition of revenue and cost as and when they earned or incurred, not as when money is received or paid. As per accrual concept, our profit is equal to revenue minus expenses. This is the very important concept and accounting principle. All the companies need to follow this. ये सबसे ज्यादा फॉलो होने वाला कंसेप्ट है। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं अपने बुक्स में, हम रिकॉर्ड करेंगे जब हम ट्रांजैक्शन मेरी हो गई है, ना कि जब हम सेटलमेंट करेंगे। इसका मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप सबको पता है अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। सो लेट्स सपोज कि मेरा 1/4/2021 से 31/3/2022 ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड है, और मैं इस समय का अकाउंटिंग पीरियड बना रही हूँ और मेरे को अकाउंट्स बनाना है। इस पीरियड में मैंने एक एम्प्लॉय को हायर किया, ठीक है, और उसकी सैलरी थी एम्प्लॉय की 6 लाख रुपीज। वो एम्प्लॉय की सैलरी थी 6 लाख पर एनम। पूरे साल की उसकी सैलरी 6 लाख थी, ठीक है। और वो ज्वाइन किया मेरी कंपनी को 1/4/2021, 1/4/2021 को वो मेरी कंपनी को ज्वाइन किया। पूरे साल वो मेरी कंपनी में काम किया, और इस पूरे साल में मैंने उसको पेमेंट की है, इस एम्प्लॉय को 4 लाख की। मैंने उसको 4 लाख की पेमेंट कर दी, कैश पेमेंट ली कि भाई ये लो 4 लाख का पेमेंट ले लो, और अभी बैलेंस 2 लाख रुपए मैंने उसको पेमेंट नहीं किए हैं। नाउ टेल मी, मैं अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड करूंगी जब मैं अकाउंट्स बना रही हूँ? तो हो कि मेरा आरएस लिमिटेड बोलकर कंपनी है, पेन बनाने का मेरा बिजनेस है। मैंने अपनी कंपनी में एक एम्प्लॉय हायर किया जो 1 अप्रैल 2021 को ज्वाइन किया। उसकी सैलरी 6 लाख है पूरे साल की। पूरे साल वो मेरी कंपनी में काम किया, और मैंने उसको सिर्फ 4 लाख अभी पेमेंट किए हैं। 2 लाख का मेरा पेमेंट करना बाकी है। नाउ लीगली व्हाट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब मैं अपना बुक्स बना रही हूँ?
नाउ अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरा स्पेंड कितना है पूरे साल का, तो मैं क्या बोलूंगी? 4 लाख रुपए हैं, क्योंकि मैंने 4 लाख ही दिए हैं। क्या मुझे लीगली उसको 6 लाख देना चाहिए था? ऑफ कोर्स मुझे उसे 6 लाख रुपए लीगली देना था। वो 12 महीने मेरी कंपनी में काम किया है और मैंने उसको सिर्फ 4 लाख पेमेंट किए हैं। मैंने उसको 2 लाख क्यों नहीं पे किया? आप बोलोगे भाई मैम आपने उसको 2 लाख क्यों नहीं पे किया? पे कर देते ना। मैंने बोला भाई ठीक है, पैसे नहीं थे, मैंने उसको बोल दिया भाई 2 लाख बाद में पेमेंट करूंगा, वो भी मान गया। बट इट डजेंट मीन कि मैं पेमेंट नहीं करूंगी, मैं उसको पेमेंट करूंगी अब। बट अब भी मैंने उसको सिर्फ 4 लाख ही पेमेंट किया है। नाउ अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरा स्पेंड टोटल कितना है 4 लाख का, क्योंकि मैंने 4 लाख दिए हैं, नहीं, खर्चा मेरा 6 लाख का ही है। मैंने उसको 4 लाख दिए हैं। अगर मैं देखूं मेरे को उसको देना चाहिए था 6 लाख रुपए, पर मैंने उसको सिर्फ 4 लाख ही रुपए दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा खर्चा 4 लाख का है। मेरे को बुक्स में तो 6 लाख ही रिकॉर्ड करना होगा और दिखाना होगा कि मैंने उसको 4 लाख कैश पेमेंट किया है अभी, 2 लाख में फ्यूचर में पे करूंगी। मतलब ये जो एम्प्लॉय है मैं इसमें दिखाऊंगी कि भाई तुमको मैंने पेमेंट किया है 4 लाख का, पेमेंट तुम्हारा 4 लाख का जो मैंने कर दिया है, कैश में दिया है। बैलेंस मेरे को 2 लाख है जो मेरे को तुमको पेमेंट करना है, वो मैं तुमको फ्यूचर में पे करूंगी। मेरे को मेरे को उसको 6 लाख ही लीगली पे करना है, क्योंकि मैंने उसके संग कॉन्ट्रैक्ट 6 लाख का साइन किया है। मेरे पूरे साल का खर्चा उसके काम का 6 लाख रुपए हुआ है। बट मैंने उसको 4 लाख ही पूरे साल में पेमेंट किया और उसको बोला कि 2 लाख आपको मैं बाद में पे करूंगी। लेकिन जब मैं अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊंगी तो मैं 6 लाख रिकॉर्ड करूंगी, क्योंकि मेरा पूरे साल का खर्चा 6 लाख का है। इज इट क्लियर? आपको समझ में आया? इसमें इम्पोर्टेंट क्या है आपको पता है? जब भी मैं कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो वो मेरे को ट्रांजेक्शन अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है व्हेन इट इज एंटर्ड, जब मैं उस ट्रांजेक्शन को, जब मेरी वो ट्रांजेक्शन हो गई है। वो बंदा फुल ईयर काम किया है, लीगली उसका राइट है कि उसको पूरे पैसे मिलने चाहिए थे, मैंने उसको पैसे नहीं दिए हैं, तो इट डजंट मैटर। लेकिन उसको जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन था उसके ऊपर, जो मेरे को सर्व करने का, मेरी कंपनी को सर्व करने का, उसने वो फुलफिल कर दिया है। तो मैं अपने बुक्स में 6 लाख खर्चा रिकॉर्ड करूंगी, इर्रेस्पेक्टिव कि मैंने उसे 4 लाख ही पेमेंट किया है। मैं सेटलमेंट फ्यूचर में कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं सेटलमेंट फ्यूचर में कर रही हूँ, इट्स परफेक्टली फाइन। बट जब मैंने बट उसने पूरे साल मेरे को सर्विस प्रोवाइड की है, ये ट्रांजैक्शन मेरा पूरे 6 लाख का इनकर हो चुका है। नाउ इट विल कम इन योर माइंड कि 4 लाख रिकॉर्ड कर लेते हैं ना पहला साल में, कोई बात नहीं, जब 2 लाख पेमेंट करेंगे तब 2 लाख रिकॉर्ड कर लेंगे। लेट्स लुक, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है। 1/4/2021 टू 31/3/2022 6 लाख था। मैंने 4 लाख कैश पेमेंट दिया, 2 लैक्स फ्यूचर पेमेंट है, मैंने अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। ये नॉट रिकॉर्डेड। नाउ आई एम ऑन हियर 1/4/2022 टू 31/3/2023। यहाँ पर भी उसने पूरे साल काम किया, 6 लाख की उसकी सैलरी है। अब क्या होगा, मैं क्या करी उसके साथ, उसकी 6 लाख की सैलरी है, मैंने बोला भाई ये लो 6 लाख रुपए करेंट ईयर के पेमेंट, कैश पेमेंट कर दिया मैंने। और मैंने उसको जो 2 लाख पिछले साल का था बाकी, वो भी दे दिया कैश पेमेंट।
इसका मतलब आप बोलोगे कि नहीं नहीं मैम, आप यहाँ पर 8 लाख लिख दो क्योंकि आपने 8 लाख पे किए। चलो मैंने 8 लाख लिख दिए। अब जब मैं अपना पीएनएल बनाऊंगी, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको समझाया नहीं है, वो मैं बाद में समझाऊंगी। प्रॉफिट एंड लॉस होता है जहां पर हम अपना पूरा खर्चा रिकॉर्ड करते हैं। तो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में मैं दिखाऊंगी कि मेरा 4 लाख का खर्चा है। ठीक है, एक्सपेंसेस में 4 लाख दिखा दूंगी। और यहाँ पर जब मैं बनाऊंगी तो मैं बोलूंगी यहाँ पर मेरा एक्सपेंसेस 8 लाख रुपया है क्योंकि मैंने कैश बेसिस पे रिकॉर्ड किया है। नाउ थिंक फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव और यूजर पर्सपेक्टिव, जो आपके पीएनएल को, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को देखकर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और अदर यूजर्स हु रिव्यू योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वो क्या बोलेंगे कि एक साल आपका 4 लाख एम्प्लॉय एक्सपेंस था, दूसरे साल 8 लाख एम्प्लॉय एक्सपेंस हो गया है। देर इज एन 100% इंक्रीज ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंसेस इन 1 ईयर। उनको क्या लगेगा, पता नहीं ये कंपनी क्या कर रही है, टू मच वेरिएंस है, कंपनी के खर्चे तो इस तरह से भर रहे हैं कि एक्सप्लेन ही नहीं हो सकते हैं। लेकिन आपके खर्चे नहीं भरे हैं। आपका खर्चा तो सेम है, 6 लाख पिछले साल था, 6 लाख इस साल भी है। आपके खर्चे नहीं भरे हैं। आपने कोई एम्प्लॉय भी नया नहीं रखा है। और जो एम्प्लॉय था ना, उसको आप 6 लाख पिछले साल भी पे कर रहे थे, इस साल भी आप 6 ही लाख पे कर रहे हो। क्या आपने चेंज कर दिया? आपने बोला मैंने पहले साल उसको 4 लाख पेमेंट किया तो मैं अपना खर्चा 4 लाख दिखा रही हूँ, दिखाऊंगा। और अगर जिस साल मैंने उसको 8 लाख का पेमेंट किया, मैं उसको अपना 8 लाख दिखाऊंगा। हमने सिर्फ ये चीज किया है। तो अगर हम पेमेंट मेथड फॉलो करते हैं तो हम एक साल 4 लाख का खर्चा दिखा रहे हैं और एक साल 8 लाख का खर्चा दिखा रहे हैं, जो कि गलत है। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि मेरे दोनों साल का खर्चा क्या है, मैं बोलूंगी मेरे दोनों साल का खर्चा 6-6 लाख ही है। अगर मैं आपकी बात मानकर पेमेंट बेसिस पे खर्चा रिकॉर्ड करती हूँ तो वो रॉन्ग हो जाता है। मेरी कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो बोलेंगे मेरे खर्चे तो ऐसे बढ़ते हैं, बढ़ते जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा भाई, ये कुछ गलत कर रही है। लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है वी हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एज एंड व्हेन द ट्रांजेक्शन डन, इरेस्पेक्टिव मेरे पैसे आए हैं या नहीं आए हैं, या मैंने किसी को पेमेंट किया है या नहीं किया है, डजंट मैटर। जब मैं अपने बुक्स बनाती हूँ तो मेरे को क्या बनाना चाहिए? मैं यहाँ का जब पीएनएल बनाऊंगी तो मैं एम्प्लॉय एक्सपेंस 6 लाख दिखाऊंगी, और यहाँ पर भी जब मैं अपना बुक्स बनाऊंगी तो मैं 6 लाख ही दिखाऊंगी। दो मैंने यहाँ पर 4 लाख की पेमेंट किया है, 2 लाख में फ्यूचर में पे करूंगी, और इस साल भी मैं 6 ही दिखाऊंगी, दो मैं इस साल 8 लाख पेमेंट कर रही हूँ। अगर मैं 6-6 लाख दोनों साल दिखाती हूँ तो इन्वेस्टर को क्या समझ में आएगा, हाँ एम्प्लॉय एक्सपेंसेस आर कांस्टेंट, नो चेंज इन द एम्प्लॉय एक्सपेंस। मतलब उनके लिए एनालिसिस करने में, इंटरप्रिटेशन करने में आसानी होगी, वो डिसीजन ले सकते हैं कि एम्प्लॉय एक्सपेंस का ट्रेंड क्या है कंपनी में। तो इन दोनों साल में मेरे को 6-6 लाख ही रिकॉर्ड करना है, दो मैं 4 लाख पेमेंट कर रही हूँ। आई होप इट्स क्लियर। ये कंसेप्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड में फॉलो होता है। पेमेंट बेसिस पे अकाउंटिंग कहीं भी फॉलो नहीं होती है। Please remember this. This principle is accepted and adopted across all the companies in this world. Now, let's take another example. Suppose मार्च 2022 चल रहा है। आप देखोगे मार्च में ना हर जगह बहुत सेल लगी हुई होती है, क्योंकि कंपनी को अपने प्रॉफिट, अपने सेल बढ़ाने होते हैं। तो वो क्या करते हैं, मार्च में सेल लगा देते हैं। ठीक है, मैं अपना मार्च 2022 चल रहा है और मेरा अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा?
अप्रैल 2021 टू मार्च 2022। ठीक है। हाँ। नाउ मेरी शर्ट की दुकान है और मैंने मार्च में 31 मार्च था, लास्ट डे था। मैंने बोला चलो शर्ट्स की सेल ही लगा देते हैं। तो मैंने शर्ट में सेल लगा दी, 70 to 80% डिस्काउंट है। और मैंने बोला भाई सो दैट मैं ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकूं और मेरा उस साल उस दिन बहुत अच्छा सेल हो। ठीक है। नाउ सपोज आई मैनेज टू सेल 100 शर्ट ऑन द 31 मार्च। मेरे दुकान में कस्टमर आते, मैं उनको बोल देती कि भाई शर्ट है, डिस्काउंट में है, 70 80% लेकर जाओ। वो बोलते पैसे नहीं है। मैं बोलती कोई बात नहीं, पैसे नहीं है उधार में ले जाओ, पैसे का क्या है, बाद में दे देना। इट्स ओके, मैंने खाते में लिख लिया है। तो मैंने उस बेसिस पे 100 शर्ट बेच दिए और एक शर्ट मैंने एट द रेट ऑफ 500 रुपए का बेचा है। इट मीन्स मैंने 31 मार्च को 50,000 की सेल कर दी है। मेरे को 50,000 की मेरी टोटल शर्ट चले गए हैं। मैंने कस्टमर को उधार में जैसे मन वैसे करके 100 शर्ट बेच दिया, 500 रुपया करके। ठीक है। नाउ अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो 50,000 का मैंने शर्ट बेचा ना, इसमें ना मेरे पास ना 30,000 कैश आ गए और 20,000 वालों ने उधारी में मेरे से माल ले लिया। क्रेडिट का मतलब उधारी में माल ले लिया और बोला कि हम आपको 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद लाकर पैसे देते हैं। और वो लेकर चले गए। जब मैं उधार में अपने माल किसी को बेचती हूँ तो उसको बोलती हूँ डेटर्स। तो मैंने माल बेच दिया। नाउ टेल मी व्हाट सेल आई विल रिकॉर्ड इन द बुक्स। 30,000, 20,000 या 50,000, मैं क्या रिकॉर्ड करूंगी? आई विल शो 50K। मैं 50,000 सेल दिखाऊंगी कि मैंने 50,000 का माल बेचा है। जितना का गुड्स बिका है मैं उतना का ही सेल दिखाऊंगी। पेमेंट भले ही मुझे 30,000 मिला है, 20,000 मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने कितने का माल बेचा है, मैंने तो 50,000 का माल बेचा है। भले ही मुझे 20,000 बाद में मिलेंगे, इट्स ओके, उसको मैं डेटर्स बोल दूंगी, पैसे फ्यूचर में आते रहेंगे। लेकिन मैंने ट्रांजेक्शन जो की है वो 50,000 की है। कोई मेरे से पूछेगा कि पूरे साल में तुमने कितने की सेल की है, तो मैं पूरा सेल उठाऊंगी 38 मार्च का और लास्ट डे का 50,000 का सेल उसमें ऐड करके बोलूंगी भाई मैंने इतने की सेल की है। और अगर कोई मेरे से पूछेगा 31 मार्च को तुमने कितने की सेल की है, तो मैं बोलूंगी भाई मैंने तो 50,000 की सेल की है। मैं नहीं बोलूंगी मैंने 30,000 की सेल की है, नहीं, उससे मतलब ही नहीं है। मैंने माल कितने का बेचा है, 50,000 का माल बेचा है। डजेंट मैटर, मेरे को कैश केवल 30,000 ही मिला है, मैंने उधारी में 20,000 का बेचा है। टोटल मैंने सेल कितने का किया है, 50,000 का है, तो मैं 50,000 ही बोलूंगी। यहाँ पर इसी को अक्रूवल कंसेप्ट बोलते हैं। हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे बुक में जब हम ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं, नॉट व्हेन द ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू बी सेटल्ड। पेमेंट आगे पीछे हो सकता है, मेरे को पैसे आगे पीछे मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वंस दैट ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड। इन अकाउंटिंग में ये बहुत वाइडली कंसेप्ट है, हर जगह यूज होगा। आपको आप थोड़े और एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करेंगे बाद में, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर करेंगे, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में एकदम फीड हो जाएगा। जस्ट रिमेंबर, अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है कि हमें ट्रांजैक्शंस तब बुक्स में रिकॉर्ड करनी है व्हेन इट इज एंटर्ड, नॉट व्हेन सेटलमेंट इज डन। मतलब रेवेन्यू और कॉस्ट हम बुक में, रेवेन्यू, अर्न रेवेन्यू और कॉस्ट इनकर्ड हम बुक्स में तब रिकॉर्ड करेंगे जिस समय हमने कर दिया है, इररेस्पेक्टिव हमें कैश मिला है या हमने पेमेंट किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने, मेरे को कैश रिसीव नहीं हुआ तो भी कोई मतलब नहीं है, मैं पूरा सेल रिकॉर्ड करूंगी। मैंने खर्चा, अपने का खर्चे का पूरा पेमेंट नहीं किया है, पर वो एक्सपेंस इनकर हो चुका है, तो मैं उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लूंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो व्हाट वी हैव लर्न सो फार, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है 3 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग अजम्पशन: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल कंसेप्ट। ये सारे अजम्पशन
सारी कंपनी इस दुनिया में फॉलो करती है। This is expected and implied that they need to follow all these three assumptions when they are preparing the books of account. और अगर वो assumptions को नहीं follow करती है तो उनको notes to accounts में लिखना पड़ेगा कि हम ये assumptions follow नहीं कर रहे हैं। गोइंग कंसर्न वो नहीं कर रहे हैं। गोइंग कंसर्न बोलता है बिजनेस फॉर एवर चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी एजम्पशन बोलता है अगर हम एक रूल फॉलो कर रहे हैं तो वही रूल फॉलो हमें हर साल करना है। अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है कोई भी ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड होगा ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, नॉट व्हेन सेटलमेंट इज डन। So in the next class we will study what are the other accounting assumptions which a business need to follow. Thank you very much.